Hello students, welcome to my YouTube channel Chemistry Buzz. Myself आशीष भास्कर, सीनियर केमिस्ट्री फैकल्टी ऑफ चार्टे ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। बच्चों आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बायोमोलिक्यूल्स। तो बायोमोलिक्यूल्स जो हमारा चैप्टर है, इसमें पहले समझते हैं कि बायोमोलिक्यूल्स में एग्जैक्टली जो इसका नाम है बायोमोलिक्यूल्स। तो बच्चों जो ये बायो वर्ड है ना, इट इज़ कम्स फ्रॉम बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, इसको हम बायोकेमिस्ट्री से रिलेट करते हैं बिकॉज आपको पता है हम लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, एक्चुअली बायोलॉजी नहीं पढ़ रहे हैं। और यहाँ पे आपका जो बायोमोलिक्यूल्स जो चैप्टर है ना, ये एक्चुअली अगर बच्चों में बताऊँ यहाँ पे, तो ये जिसके अंदर बायोलॉजी का भी पार्ट रहता है प्लस आपका केमिस्ट्री का भी पार्ट होता है। ठीक है, तो बायो प्लस केमिस्ट्री दोनों के मिक्सअप को हम लोग यहाँ पे देखते हैं इस बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर के अंदर। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे ये बनता है कि हम बायोमोलिक्यूल्स में से नाम दिख रहा है मॉलिक्यूल्स, तो मॉलिक्यूल्स हम लोगों ने बहुत सारे पढ़े हैं। मॉलिक्यूल्स आपका ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हो सकता है बच्चों, मॉलिक्यूल्स आपका इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हो सकता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन ये बन रहा है कि हम जो भी कंपाउंड यहाँ पे या मॉलिक्यूल्स जो स्टडी करने वाले हैं, वो आपके सारे के सारे मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड आपके जो हम बात करते हैं ह्यूमन लाइफ, ठीक है, हम लोग बात करते हैं ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड, हम लोग बात करते हैं एनिमल बॉडी से रिलेटेड, ठीक है, उनके बेसिक जो फंक्शंस हैं, ठीक है, हम बात करते हैं बेसिक पॉइंट इज द सेल। ठीक है, सेल के बाद बच्चों हम लोग डिस्कशन करते हैं टिश्यू। ठीक है, टिश्यू के बाद हम लोग बात करते हैं जब कॉम्बिनेशन ऑफ टिश्यू, तो फिर वहाँ से आपका एक पर्टिकुलर सिस्टम जनरेट होता है। ठीक है, जिसमें हम बात करते हैं रिस्पायरेटरी सिस्टम होगा या फिर नर्वस सिस्टम होगा, ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। फिर उस सिस्टम के कॉम्बिनेशन से कहीं ना कहीं आपको एक बॉडी आपको डिफाइन की जाती है, राइट। तो क्वेश्चन ये है कि सारे के सारे जो आपको ये पार्ट बायोलॉजी में जो स्टूडेंट स्टडी करते हैं, क्या हमें भी यहाँ पे केमिस्ट जो नीट के जेई के बच्चों करना होगा? नहीं, ऐसा नहीं। तो ध्यान दो, मैं यहाँ पे जो आपको कवर कराऊंगा वो जो नीट प्लस जेई, ठीक है, दोनों के अंदर जो भी बायोमोलिक्यूल से आप एक क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे, चाहे वो नीट का बच्चा हो चाहे वो जेई मेन से एडवांस का स्टूडेंट्स हो, तो दोनों ही बच्चे इस लेक्चर्स को अच्छे से देख सकते हैं। तो हम वापस से लौट के आते हैं और बायोमोलिक्यूल्स को डिस्कस करेंगे। तो बायोमोलिक्यूल्स को हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। बायोमोलिक्यूल्स स्टार्ट कहाँ से, उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है, वो बच्चों पार्ट आता है बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, इसमें बायोलॉजी भी है प्लस केमिस्ट्री, तो बायोकेमिस्ट्री से हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं और देखेंगे फर्स्ट पॉइंट कि जो बायोकेमिस्ट्री है इसमें बेसिक पार्ट आपको जो मिलता है दैट इज़ द बायोमोलिक्यूल्स। और बायोमोलिक्यूल्स आपका ऑर्गेनिक भी हो सकता है, इनऑर्गेनिक भी हो सकता है, इनके कॉम्बिनेशन। अब हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर मैक्सिमम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का आपको बेसिक मैकेनिज्म दिखता है, बेसिक पार्ट दिखता है, बेसिक केमिकल रिएक्शंस दिखते हैं। ठीक है, और इनऑर्गेनिक के भी कुछ पार्ट आपको मॉलिक्यूल्स के देखने को मिलते हैं। तो इस सारे के सारे मॉलिक्यूल्स को हम लोग बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल अच्छे ढंग से हम लोग कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं कि बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, तो बायोकेमिस्ट्री में हम पहला पॉइंट देखते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड बायोलॉजिकल केमिस्ट्री। ठीक है, बायोलॉजिकल केमिस्ट्री का बच्चों बेसिक मीन ये है कि ऐसे मॉलिक्यूल्स जो मतलब ह्यूमन बॉडी को या फिर जो लिविंग बॉडी है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में सारे के सारे आपके आ जाएंगे। ठीक है, चाहे एनिमल्स हों, प्लांट हों और आपके ह्यूमन हों, सारे के सारे आपके आ जाएंगे। तो उनके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं उनकी ग्रोथ के लिए, जो हमारे ऑर्गेनिज्म में लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनकी ग्रोथ के लिए, उनके फंक्शंस के लिए, वो डेली कुछ ना कुछ फंक्शंस कर रहे हैं। ह्यूमन बॉडी कुछ ना डेली कुछ फंक्शंस करती है। ठीक है, तो वो सारे फंक्शंस तो किस तरीके से कौन कौन से मॉलिक्यूल्स मेंटेन कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम अगर बात कर रहे हैं उनकी एनर्जी के लिए, हम एनर्जी की सप्लाई की बात करते हैं, तो हम लोगों को एनर्जी के लिए बात करते हैं, हम कार्बोहाइड्रेट्स की बात करते हैं। नेक्स्ट हम लोग वहाँ पे डिफरेंट मिनरल्स की बात करते हैं। ठीक है, इम्यूनिटीज़ के लिए प्रोटीन्स की बात करते हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे प्रोटीन्स, वाइटामिन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स एंड अमीनो एसिड्स, न्यूक्लिक एसिड, ये सारे के सारे आपके ऑर्गेनिक प्लस इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का कॉम्बिनेशन है, मिक्सअप है। और वो इस तरीके से रिएक्शंस प्रोसेस कर रही है हमारी बॉडी के अंदर कि सब कुछ एक मतलब एक जो बोल सकते हैं इक्विलिब्रियम मेंटेन हो रहा है, एक तरीके से आप ऐसे बोल सकते हो। ठीक है, तो चलो देखते हैं यहाँ पे किस तरीके से कॉन्सेप्ट आपके डिस्कस किए जाएंगे, तो सब लोग बिल्कुल कनेक्ट रहो अच्छे से। देखते हैं, तो पहला पॉइंट आता है इट इज ऑल्सो कॉल्ड बायोलॉजिकल केमिस्ट्री। ठीक है, इसको हम बायोलॉजिकल केमिस्ट्री के नाम से भी कॉल करते हैं। नेक्स्ट इट इज द स्टडी ऑफ केमिकल प्रोसेस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो केमिकल प्रोसेस जो भी हो रहे हैं उनके बारे में स्टडी करते हैं, इंक्लूडिंग
बट नॉट लिमिटेड टू लिविंग मैटर्स, ठीक है। जो हमारे लिविंग मैटर्स हैं, ठीक है, तो उनको भी यहाँ पे हम देखने को मिलेंगे। नॉन लिविंग मैटर्स है उसको देखने को खासकर नहीं मिलेगा, बिकॉज हम लोग यहाँ पे बायोमोलिक्यूल्स के बारे में बात कर रहे हैं। मतलब सीधा सा यही है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए जो कौन कौन से कंपाउंड ऐसे इट में भी ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक जो रियल लाइफ में वो अपनी कौन कौन से रोल प्ले करते हैं उनकी ग्रोथ के लिए या आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म की, तो वो सारी की सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे और मॉलिक्यूल्स को पहचानने की भी कोशिश करेंगे। क्लियर है। तो यहाँ पे एक डायग्राम आप देख सकते हो। बेसिक डायग्राम बच्चों यहाँ पे इस तरीके से मैंने बना के रखा है। देखो बहुत सारे स्मॉल येलो एंड रेड एंड वाइट ये सारे सारे मॉलिक्यूल्स स्मॉल स्मॉल मॉलिक्यूल्स कंबाइन किए हैं और किस तरीके से यहाँ पे हमारी ह्यूमन बॉडी के लिए फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, चलो तो हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ और देखते हैं। तो ये जो आपके जो हम बात कर रहे हैं बायोकेमिस्ट्री में, तो क्वेश्चन है कि सेलुलर पूल्स को लेके हम स्टडी करते हैं। तो मान कर चलो हमारी बॉडी के अंदर बच्चों एक इस तरीके से आप सेल्स मान सकते हैं, लाइक दिस इज ए सेल। ठीक है, उस सेल को मैं रिलेट कर रहा हूँ सेलुलर पूल्स के साथ। सेलुलर का मतलब क्या है बच्चों? सेल्स। ठीक है, तो जो हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर बेसिक यूनिट जो आपका सेल है उसका जो कॉम्बिनेशन है, बहुत सारी थाउजेंड्स ऑफ लैक्स ऑफ सेल्स हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, जो टिश्यू का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो ये जो बच्चों सेल्स का जो कॉम्बिनेशन है, तो उस सेल्स के कॉम्बिनेशन को लेके ही हम बात करेंगे बायोमोलिक्यूल्स के कंपाउंड के फॉर्मेशन में। तो इट इज द सम ऑफ टोटल ऑफ वेरियस बायोकेमिकल सबस्टेंस प्रेजेंट इन ए सेल। इट एग्जिस्ट एज क्रिस्टेलोकोलाइड। ठीक है, इसको हम बेटा किस तरीके से किस नाम से कॉल करते हैं? इट एग्जिस्ट एज क्रिस्टेलोकोलाइड्स। क्रिस्टल्स की फेज में आपको इसको हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं और यहाँ पे इसलिए इसका नाम क्रिस्टेलोकोलाइड के फॉर्म में रखा गया है। ये कोलाइडल फेज में रहता है। ठीक है, इट कॉम्प्रोमाइज मोर देन 5000 केमिकल्स। बच्चों समझो, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। आप थोड़ा इमेजिन करके देखो कि एक अगर मैं सेल्स की बात करूँ है और बहुत सारी सेल्स अगर कंबाइन हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो हमारा क्रिस्टलोकोलाइड है उसके अंदर कम से कम आपको 5000 डिफरेंट टाइप के केमिकल्स देखने को मिलेंगे। और यही केमिकल्स बच्चों क्या हो सकते हैं? आपके ऑर्गेनिक केमिकल्स हो सकते हैं या फिर इनऑर्गेनिक केमिकल्स आपके हो सकते हैं, जो हमारी ह्यूमन बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, उनके डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए, ठीक है, एज वेल एज सम अदर पार्ट्स के लिए से हम बात कर सकते हैं आपकी जिसमें हम उसके मेटाबॉलिज्म जो प्रोसेस हो रहे हैं बॉडी में उसके लिए भी वो एनर्जी प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, मॉलिक्यूल्स की बात कर। तो अब आप क्वेश्चन है कि सेलुलर जो पूल्स है बच्चों वो दो पार्ट में आते हैं। पहला आता है एक्वस फेज, सेकेंड आता है नॉन एक्वस फेज। एक तो एक्वस फेज हो जाएगा, दूसरा आपका नॉन एक्वस फेज। अब भाई क्वेश्चन है कि एक्वस फेज में क्या होगा? एक्वस का मतलब भी बच्चों क्या है? एक्वा का मतलब है वाटर मॉलिक्यूल्स रिलेटेड। भाई जो भी पूल है, अब पूल आपको पता है रियल लाइफ में देखो, जो पूल में क्या बेसिक पार्ट का रहता है बच्चों? वाटर ही रहता है ना, राइट? आपको पता ही है। तो कुछ ना कुछ आपका एक मीडियम होना चाहिए, आपका सॉल्वेंट होना चाहिए। ठीक है, और उसके अंदर कुछ आपके सॉल्यूट पार्ट देखने को मिलेंगे। तो एज इट इज हम वही बात करने वाले हैं। तो टोटल जो सेलुलर पूल्स हैं उसमें आपको एक्वस फेज मिलेगा और दूसरा आपको नॉन एक्वस फेज मिलेगा। एक्वस फेज का मतलब इंक्लूडिंग सब्सटेंस डिजॉल्विंग इन वाटर, जैसे ग्लूकोज हो गया, अमीनो एसिड्स हो गए, वो सारे के सारे एक्वस फेज को रिप्रेजेंट करते हैं। नॉन एक्वस फेज की बात करते हैं इंक्लूडिंग सब्सटेंस व्हिच आर पार्ट ऑफ सेलुलर स्ट्रक्चर। सेलुलर स्ट्रक्चर के जो पार्ट होते हैं, जैसे हम बात करते हैं फॉस्फोलिपिड्स। फॉस्फोलिपिड्स इज ए पार्ट ऑफ नॉन एक्वस फेज। तो प्लीज़ अगर आप इनको कंबाइन कर देते हो कि भाई एक्वस फेज में ग्लूकोज प्लस अमीनो एसिड्स और एक्वस फेज का पार्ट आपका फॉस्फोलिपिड्स, इन दोनों कंबाइन कर देते हो तो बच्चों यहाँ से आपको सेलुलर पूल्स मिलेगा। और सेलुलर पूल्स के अंदर मोर देन 5000 केमिकल्स, यहाँ पे यही आपके मॉलिक्यूल्स हैं। इट मे बी ऑर्गेनिक, इट मे बी इनऑर्गेनिक। ठीक है, तो यही कॉम्बिनेशन आपको देख। अब क्वेश्चन बच्चों ना चल रहा होगा सर ग्लूकोज का स्ट्रक्चर क्या होता है, अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर क्या होता है, कैसे दिखते हैं, ठीक है, फॉस्फोलिपिड्स किस तरीके से होते हैं, ये सारे के सारे ये मॉलिक्यूल्स है, यही मॉलिक्यूल्स आपके बायो मॉलिक्यूल्स बोले जाते हैं। बात समझ में आ रही है? ये कहाँ प्रेजेंट है, कैसे प्रेजेंट है, ये मैंने आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी है। राइट, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं फटाफट से। अब बच्चों यहाँ पे हमारा पॉइंट आ गया कि जब मैंने देख लिया कि एक्वस और नॉन एक्वस के मीडियम के अंदर फेज के अंदर आपको जो कंपाउंड देख रहे हैं वो कंपाउंड ही बच्चों क्या है? बायोमोलिक्यूल्स है। तो बायोमोलिक्यूल्स अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे इसकी बेसिक, इसकी डेफिनेशन क्या है। ऑल द कार्बन कंपाउंड that we get from living tissues can be called biomolecules.
तो बच्चों समझ में आ रहा होगा यहाँ पे हम लोग जो मैंने पहले भी आपको बोला था बार बार, ये बायोमोलिक्यूल्स हमारे दो पार्ट में है, एक ऑर्गेनिक पार्ट है, इनऑर्गेनिक पार्ट है। अभी क्वेश्चन यही है कि हमारे बायोमोलिक्यूल्स में ज़्यादातर फोकस हम किस पे करने वाले हैं, ठीक है। तो हम लोग बच्चों केमिस्ट्री भी पढ़ रहे हैं, बायोलॉजी भी पढ़ रहे हैं इसके साथ, लेकिन ज़्यादा हम फोकस ये करेंगे कि हमारा जो नीट का स्टूडेंट है ये लेक्चर को देखेगा, प्लस जो जेई का स्टूडेंट लेक्चर को देखेगा, तो उसको पूरी तरीके से क्लैरिफाई चीज़ें हो पाएँ कि भाई क्वेश्चंस जो, और दूसरी बात मैं बताऊं, ये पूरा का पूरा चैप्टर आपका एनसीईआरटी बेस्ड होता है बच्चों। लाइन बाई लाइन में चीज़ों को डिस्कस करूंगा, जो इंपॉर्टेंट की पॉइंट हैं वो भी आपके यहाँ पे कवर होंगे, तो प्लीज़ ध्यान देना अच्छी इस चीज़ों को, ठीक है। समझ में आता जाएगा। तो बायोमोलिक्यूल्स में हम लोग ज़्यादातर फोकस बच्चों कहाँ करते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड को लेके, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड को लेके, ठीक है। कार्बन इज द सेंट्रल एलिमेंट, ठीक है। तो अभी वही चीज़ है कि हम बायोमोलिक्यूल्स में ऑर्गेनिक भी पढ़ते हैं, इनऑर्गेनिक पढ़ते हैं, लेकिन ऑर्गेनिक का जो पार्ट है ना बच्चों, वो हम ज़्यादा स्टडी करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से हमारा जो एनटीए है या फिर हमारी जो एग्जामिनेशन जो एजेंसीज हैं, ठीक है, वो यहाँ से क्वेश्चंस पूछते हैं, चाहे स्टेट लेवल का एग्जाम हो, चाहे आपका नीट का हो, चाहे आपका जेई का हो। बात समझ में आ रही है। इनऑर्गेनिक से काफ़ी कमतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इनऑर्गेनिक के ऐसा नहीं कि इनऑर्गेनिक नहीं पढ़ेंगे, हम बिल्कुल पढ़ेंगे। इनऑर्गेनिक के जो भी कंपाउंड्स इंपॉर्टेंट है हमारे सिलेबस के रिस्पेक्ट में, उसको हम पढ़ेंगे। प्लीज़ कीप इन माइंड सिलेबस, सिलेबस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उसके आसपास से हम लोग मूव करेंगे और चलेंगे, ठीक है। चलो, बहुत कुछ मैं आपको पढ़ा दूंगा, तो अगर वो नहीं आया एग्जाम में तो फिर कोई मतलब ही नहीं है। नॉलेज बच्चों बहुत ऐसी नहीं है कि नॉलेज अगर एक बार ले लो तो फिर वो मतलब उसका कोई फ़ायदा नहीं होता, फ़ायदा होता है, लेकिन क्वेश्चन तो ये है ना कि हमारे नेक्स्ट ईयर जो अभी एग्जाम होने वाला है उसमें इंपॉर्टेंट पार्ट कौन सा है, तो वो नॉलेज लेना बहुत ज़रूरी है। तो प्लीज़ कीप इन माइंड कि हम लोग ऑर्गेनिक के ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे एज़ कम्पेयर टू इनऑर्गेनिक। बात समझ में आ रही है। चलो तो चलते हैं बायोमोलिक्यूल्स की डेफिनेशन के बाद। क्वेश्चन है बेटा हमारे पास जो बायोमोलिक्यूल्स मतलब बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं। अभी जो मैंने सेलुलर पूल्स की बात करी थी, तो वहाँ पे आपको माइक्रो मॉलिक्यूल्स भी मिलेंगे और मैक्रो मॉलिक्यूल्स भी मिलेंगे। अब बच्चों माइक्रो माइक्रो का मतलब क्या होगा, इसलिए आपको पता है, आप बचपन से पढ़ते हो डिफरेंस के बारे में, माइक्रो मैक्रो के बारे में। तो मैक्रो इज स्मॉल, ठीक है, एंड टाइनी हम बोल सकते हैं, एंड मैक्रो का मतलब होता है लार्ज। बात समझ में आ रही होगी। तो मतलब स्मॉलर इन साइज, जैसे एसिड सॉल्युबल, जो एसिड सॉल्युबल आपके जो भी कंपाउंड होते हैं वो स्मॉलर इन साइज होते हैं, उनको बोलते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल्स। यहाँ पे हम डिफरेंस को ले रहे हैं, यहाँ पे लार्ज इन साइज होता है जिसमें एसिड के साथ इनसॉल्युबल होते हैं, ठीक है, ऐसे मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट है आपके लो मॉलिकुलर वेट होते हैं, भाई स्मॉल साइज का है लो ही मॉलिकुलर वेट मिलेगा। यहाँ पे हाई मॉलिकुलर वेट मिलेगा बिकॉज ऑफ लार्ज साइज। यहाँ पे सिंपल स्ट्रक्चर मिलेगा, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है फॉर्म बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैक्रो मॉलिक्यूल्स। भाई माइक्रो मतलब छोटा, जब छोटा छोटा आपस में मिलेगा ना, आप देखो स्मॉल स्मॉल, आपको पता है जब बिल्डिंग बनती है ना, घर बनता है, तो उसमें छोटे छोटे से जो ब्रिक्स होते हैं, जो ईंट होता है, सीमेंट के जो एटम्स होते हैं, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं कैल्शियम ऑक्साइड के, वाटर मॉलिक्यूल सारे सारे कंबाइन करता है, तो वो सारे के सारे कैसे हो गए, माइक्रो हो गए। कैसे हो गए, माइक्रो हो गए। उन सब पे कॉम्बिनेशन कर देते हैं तो बच्चों क्या बनता है, घर बन जाता है, ठीक है। होम आपका डिजाइन, और होम तो बेटा आपका बड़ा है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। तो वही चीज़ है कि फॉर्म बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैक्रो मॉलिक्यूल्स के जो ब्लॉक्स हैं उनको डिजाइन करने के लिए हम लोग माइक्रो मॉलिक्यूल्स का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है फॉन्ड, वाई वाई बहुत लार्ज मॉलिक्यूल्स यहाँ पे साइज है, तो पॉलीमराइजेशन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ऑफ किसका मिलेगा, माइक्रोमॉल, जो छोटे छोटे से मॉलिक्यूल्स हैं उनका। नेक्स्ट ऑकर्स एट मॉलिकुलर सॉल्यूशन, ठीक है। और इसमें आता है कोलाइडल सॉल्यूशन, ये आपको मिलते हैं मैक्रो कहाँ पे, कोलाइडल सॉल्यूशन का पार्ट, और ये आपका है मॉलिकुलर सॉल्यूशन का पार्ट। एग्जांपल आप देख सकते हो, मिनरल्स, गैसेस, शुगर्स हो गए, अमीनो एसिड्स हो गए। यहाँ बात करो तो बच्चों प्रोटीन्स हो गए, पॉलीसैकेराइड्स हो गए, एंड न्यूक्लिक एसिड। ये सारे के सारे बच्चों आपको पॉलीमरिक फेज में है, ठीक है, लॉन्ग चेन, ठीक है, जिगजैग स्ट्रक्चर है ना, उसी में हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको देखने को मिलेगी, ठीक है, जिसमें और भी डिफरेंट टाइप के आपको लिंकेज देखने को मिलेंगे, वो सारे के सारे आपको यहीं पे आपको देखने को मिल जाएंगे। तो अब ध्यान रखना माइक्रो कौन से हैं और मैक्रो कौन से हैं। बात समझ में आ रही है। चलो ये बात क्लियर हो गई हुई सभी बच्चों को, डन। अब चलते हैं हम लोग एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। भाई एनालिसिस भी कुछ कर लेते हैं। भाई हमारे जो ऑर्गेनिक, मैंने पहले बोला था कि हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में ज़्यादा पढ़ेंगे एज कम्पेयर टू इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो भाई ऑर्गेनिक कंपाउंड के एनालिसिस की बात करें तो बच्चों देखेंगे क्या है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं बायोलॉजी का सेक्शन ले रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। ग्रिंड एज ए ग्रिंड ए लिविंग टिश्यू, ठीक है। यहाँ पे तो ग्रिंडिंग हो रही है, ये देखो आप ध्यान से, ठीक है। ग्रिंडिंग का मतलब पीसना ऐसा होता है, ठीक है। यहाँ पे नीचे देखो, यहाँ पे लिया है, ठीक है, स्टोन का, मार्बल का, इस तरीके से ऊपर से इसको देखो क्या कर रहा है ये, है ना, यहाँ पे से ग्रिंड कर रहा है। तो लिविंग टिश्यू ग्रिंड किया, और ग्रिंड किया, ग्रिंड का मतलब आप यहाँ पे एग्जाम्पल ले सकते हैं, पीस ऑफ वेजिटेबल्स और लीवर। तो आप जैसे घर में आप हो या कहीं भी हो, तो एक वेजिटेबल्स का पीस लो, कोई भी वेजिटेबल ले लो, उसका पीस ले लो और उसको आप ग्राइंड कर दो ज़रा।
और वेजिटेबल्स को हम लोग बेटा बिहेव कर रहे हैं जस्ट लाइक ए लीवर, वो लीवर है, ठीक है। इन ट्राई क्लोरो एसिटिक एसिड, तो ट्राईक्लोरो एसिटिक एसिड के अंदर जब हम क्या करते हैं किसी भी लिविंग टिश्यू को, या फिर लिविंग टिश्यू नहीं है तो आप वेजिटेबल्स की पीस को लेके आप इसके अंदर किस में ध्यान देना, ट्राईक्लोरो एसिटिक एसिड के अंदर आपको ग्राइंड करना है इन ए वाटर विद ए पेस्टाइल टू ऑब्टेन थिक सेलरी। तो थिक सेलरी आपको देखो भाई, जैसे आपको पता है ना कि जैसे आपने सिंपल से घर में भी देखा होगा कि भाई कोई सी भी वेजिटेबल्स होती है उसको जब आप ग्राइंड कर रहे हो तो ग्राइंड करने के बाद अगर उसमें आप वाटर मॉलिक्यूल सबको जैसे सॉल्वेंट यूज़ करते हो तो वहाँ पे आपको एक थिक सेलरी आपको देखने को मिलती है। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? बिल्कुल। तो थिक सेलरी आपको देखने को यहाँ पे मिलेगी। अभी क्वेश्चन है कि वही थिक सेलरी के अंदर ही बच्चों क्या मिलने वाले हैं कि जो भी वेजिटेबल्स के अंदर क्या प्रेजेंट थे बच्चों, जो भी एलिमेंट प्रेजेंट थे, ध्यान दो, जो भी एलिमेंट्स प्रेजेंट थे या फिर जो भी आपके इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स प्रेजेंट थे वो सारे के सारे आपको थिक सेलरी में ही प्रेजेंट हो गए और वहाँ से उनको आप टेस्ट कर सकते हो, वहाँ से उन्हें आप एनालाइज कर सकते हो। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो इसी तरीके से मैं बात कर रहा हूँ कि अगर लीवर को लेके अगर आप ऐसे करोगे, ठीक है, तो डेफिनेटली आपको थिक सेलरी देखने को मिलेगी, लेकिन एसिड इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखेंगे प्रॉपर आपको यहाँ पे और चीज़ें आइडिया हो जाएंगी। मैंने क्या लिखा है बेटा, सेलरी फॉर्म हो गई है, आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है आपका फिल्टर दिस सेलरी, वो जो सेलरी फॉर्म हुआ उसको हम फिल्टर करेंगे ऑफ लिविंग टिश्यू थ्रू ए चीज क्लोथ। चीज क्लोथ की हेल्प से या फिर कॉटन की हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, उसे हम फिल्टर कर लेंगे टू ऑब्टेन टू फ्रैक्शंस। टू फ्रैक्शंस आपको देखने को मिलेंगे। तो सेलरी बेटा ये आपकी फॉर्म हो चुकी थी, जैसे मैंने उसको मैं देखा तो एक बेटा आपको मैंने चीज़ क्लोथ आप देख सकते हो ये है। अब देखो ध्यान से यहाँ पे मैंने क्या करा है, मैंने यहाँ पे सपोज इस तरीके से क्या लगा दिया है, एक चीज़ क्लोथ लगा दिया है या फिर मैंने कॉटन का ब्लॉक लगा दिया है और ऊपर से मैं डाल रहा हूँ यहाँ से, तो फिल्टर होके बच्चों नीचे आ गया है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो ऊपर देखो यहाँ पे कॉटन है, नीचे यहाँ पे आपको जब ऊपर से बेटा जो चीज़ फिल्टर हो चुकी है आपकी सेलरी, तो नीचे आपको क्या मिला है, फिल्ट्रेट मिला है। क्या मिला है? फिल्ट्रेट। तो अब क्वेश्चन है कि सेलरी के अंदर दो पार्ट मिलते हैं, एक पार्ट जो बेटा आपके कॉटन जो ब्लॉक है उसके नीचे आ जाएगा, दिस इज कॉल्ड फिल्ट्रेट, और जो पार्ट ऊपर रहेगा दिस इज कॉल्ड रिटेंटेट। तो मतलब बेटा जो ऊपर पार्ट है वो क्या है, वो आपका इंसॉल्युबल रहा होगा पूल, एसिड एसिड इंसॉल्युबल पूल आपको वो डिजाइन करेगा। जो नीचे आपका आ चुका है, आपको जो नीचे यहाँ पे बीकर मिलेगा, कॉटन ब्लॉक से नीचे, चीज क्लॉथ से नीचे आ जाएगा, उसको बोलेंगे फिल्ट्रेट। तो फिल्ट्रेट ऑलवेज एसिड सॉल्युबल पूल। भाई पता है ना, ऊपर से आप डाल रहे हो तो एसिड के ही तो बेटा जो पार्ट्स हैं, जो मॉलिक्यूल्स है वो बाहर आ रहे हैं, तो एसिड के साथ जो मिक्स हो चुका है इट इज एसिड सॉल्युबल पूल, तो वो आपको मिलेगा फिल्ट्रेट में। तो दीज आर कॉल्ड माइक्रो मॉलिक्यूल्स, नॉट मैक्रो। माइक्रो भाई स्मॉल साइज के तभी तो मिक्सअप हुए हैं, आपको पता है ना। और कॉटन बॉक्स से बहुत ही स्मॉल साइज के जो आपके मॉलिक्यूल्स हैं वही वहाँ से बाहर निकल सकते हैं, वो मिलेंगे फिल्ट्रेट के अंदर। बाकी जो ऊपर वाला पार्ट है कॉल्ड रिटेंटेट, इसका मतलब वो एसिड के इनसॉल्युबल रहे होंगे पूल में, और माइक्रो मॉलिक्यूल्स आपके डिफाइन होंगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों? अब ऐसे भी जब हम बात करते हैं लिपिड्स को लेकर मैं बात करता हूँ, लिपिड्स बेसिकली माइक्रो मॉलिकुलर, ठीक है, माइक्रो मॉलिकुलर पार्ट्स ही आपके यहाँ पे डिफाइन किए जाते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा कि भाई हम लोगों ने किस तरीके से एनालिसिस किया है। तो एनालिसिस कंप्लीट। यस, अभी देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट इसमें। नेक्स्ट पॉइंट है फिर से एनालिसिस का एक, विद ए स्मॉल अमाउंट ऑफ लिविंग टिश्यू एंड नोट डाउन इट्स वेट। तो क्या करना है, कोई भी लिविंग टिश्यू है उसको आपको क्या करना है, वेट कर लेना है कि भाई उसका वेट कितना है। फिर उसमें क्या करना है, ड्राई दी लिविंग टिश्यू को ड्राई करना बाई एवापोरेशन ऑफ वाटर। जो आपका वाटर है उसको बाहर निकाल दो इन एन ओवन एंड नोट डाउन इट्स ड्राई वेट। फिर उसके ड्राई वेट को हम क्या कर सकते हैं, भाई कितना आपका जो वाटर मॉलिक्यूल से बाहर चल चुका है वो तो आपका कट हो जाएगा, बाकी जो आपको देखने को मिलेगी। फिर देखो क्या है, बर्न दी ड्राई टिश्यू को बर्न करना है टू ऑक्सीडाइज ऑल द ऑर्गेनिक कंपाउंड टू ऑब्टेन एस। सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड बच्चों आपके ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। आपके वही बर्निंग कर रहे हो आप, ऑब्वियसली ड्राई कर रहे हो उसको टिश्यू को, तो जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे वो ऑक्सीडाइज होंगे। ऑक्सीडाइज होने का मतलब है कि बेटा कहीं ना कहीं वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो चुके हैं, वहीं कंबाइन विद ऑक्सीजन मतलब उनका ऑक्सीडेशन परफेक्टली आपका हो जाएगा। कार्बन होगा तो बच्चों आपका CO2 में चेंज होगा। जो भी आपके नॉन मेटल्स होंगे, ठीक है, सल्फर होगा तो SO2 में चला जाएगा, और बेसिकली आपको कार्बन ही देखने को मिलेगा। तो मतलब वो बेटा कन्वर्ट किस में हो जाएगा, आपके CO2 के अंदर। अगर वहाँ पर हाइड्रोजन भी हुआ तो इसका मतलब बेटा वहाँ से आपका कहीं ना कहीं आपका, और जो आपका जिसको बोल सकते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड, जहाँ पे मिक्सअप ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, सो ऑन डिफरेंट मॉलिक्यूल्स आपको देखने को मिलेंगे इन फॉर्म ऑफ ऑक्साइड, बिकॉज वहाँ पे बेटा क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है टू ऑब्टेन एस which contains inorganic compound of calcium and magnesium। ये भी देखने को मिल जाएगा। इनऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक फॉस्फेट एंड सल्फेट। बेटा फॉस्फेट फॉस्फोरस, सल्फेट सल्फर से आपका रिलेट कर रहा
है ना। अभी क्वेश्चन यही है कि हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड को भी देख रहे हैं, तो प्लीज कीप इन माइंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड कौन कौन से हैं, फॉस्फेट है, सल्फेट है, और ऑल्सो फाउंड इन एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन। तो बच्चों एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन के अंदर फॉस्फेट और सल्फेट, ये जो हमारे ऑक्सो एनायन है बच्चों, ध्यान दो, दीज आर दी ऑक्सो एनायंस, ठीक है, ऑक्सो एनायंस। अगर आप फॉस्फेट को बेटा अगर आप यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ लेके आओगे तो ये फॉस्फोरिक एसिड में कन्वर्ट होगा, और सल्फेट को लेके आओगे वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ तो ये सल्फ्यूरिक एसिड में, आपको पता ही है ना। तो कहीं ना कहीं ये भी और इनऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन के अंदर देखने को मिल जाएंगे। ये बात क्लियर हो गई है। चलो अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम लोग मूव कर रहे हैं कि एस, और जो आपको मिल जाएगा एस मिलेगा या फिर एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन मिलेगा, इज सब्जेक्टेड टू एलिमेंटल एनालिसिस टू नो एलिमेंटल कंपोजिशन ऑफ लिविंग टिश्यू इन द फॉर्म। एलिमेंटल एनालिसिस का मतलब बेटा का कार्बन प्रेजेंट है, हाइड्रोजन है, बेसिकली ऑक्सीजन है। हम इनके बारे में मैक्सिमम स्टडी करेंगे, मैंने पहले ही बोला था, इसे आपको ध्यान देना है। तो कौन कौन से हैं फॉर्म में आपको मिलेंगे लिविंग टिश्यू के अंदर, कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, क्लोराइड, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एनएसीएल क्लोराइड है आपका, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट, फॉस्फेट एंड सल्फेट। ये कंपोजिशन आपको इस तरीके से वहाँ पे देखने को मिलेगी हमारी लिविंग टिश्यू के अंदर। क्लियर हो गया। चलो ये तो बात आपकी समझ में आ गई। नाउ कम्स प्रोटीन्स। बेटा हम लोग कार्बोहाइड्रेट को लास्ट में स्टडी करेंगे, बिकॉज कार्बोहाइड्रेट क्वेश्चन डेफिनेटली आते हैं, प्रोटीन से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, प्रोटीन को हम लोग पहले स्टडी करेंगे। तो प्रोटीन्स हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट हेडिंग रहेगी, और प्रोटीन्स को हम लोग करते हैं कंटिन्यू। तो पहला पॉइंट यही है कि बच्चों व्हाट इज द प्रोटीन्स। तो प्रोटीन्स को देखते हैं। जो टर्म है बच्चों प्रोटीन्स, प्रोटीन जो टर्म है उसका मीन्स क्या है, ठीक है। तो उसका मीन है बच्चों फर्स्ट रैंक, ठीक है। इसको हम यहाँ पे ग्रीक वर्ड यूज कर सकते हैं, प्रीमिनेंट। प्रीमिनेंट का मतलब होता है फर्स्ट रैंक, ठीक है। द टर्म वाज फर्स्ट चूजन बाय वर्जिलियस। वर्जिलियस ने बच्चों पहले आपको पता है जो हमारे लिविंग मॉलिक्यूल्स है उनके अंदर वर्जिलियस का काफ़ी पहले नाम आता है, डिस्कवरी के लेके, डिस्कवरी को लेके या फिर उनकी ओरिजिन को लेके, ठीक है। तो ये जो वर्ड है हमारा प्रोटीन्स वर्ड या फर्स्ट रैंक या जो प्रीमिनेंट वर्ड है, इट इज़ फर्स्ट चूजन बाय द वर्जिलियस। प्रोटीन्स आर द मोस्ट डाइवर्स मॉलिक्यूल्स इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर बच्चों ये मोस्ट डाइवर्स मॉलिक्यूल्स रहेगा, ठीक है। दिस फॉर्म अबाउट 12% ऑफ सेल कंटेंट। जैसे कोई भी सेल है अगर वो 100% बच्चों उसमें मिल रहा है तो उसमें 12% किसका होगा, आपका प्रोटीन्स का ही होगा। प्रोटीन्स के पास क्या क्या बचा होता है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। प्लीज कीप इन माइंड कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, ठीक है। इनका कंपोजिशन मिलेगा, ठीक है। सम कंटेन सल्फर, है ना। कुछ डिफरेंट टाइप के आपको प्रोटीन्स देखने को मिलेंगे, मैं डिस्कस करूंगा, जहाँ पे आपको सल्फर मिल सकता है, आयोडीन मिल सकता है, आयरन भी मिलता है एंड फॉस्फोरस भी देखने को मिलता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो समझ में यहाँ पे आ रहा होगा कि प्रोटीन्स का पहले समझ आया कि भाई प्रोटीन्स का नेम किस तरीके से आया, कहाँ से आया, किसने लिया है और किसने इसको डिफाइन किया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसका कितना परसेंटेज है ह्यूमन बॉडी के अंदर, किसी एक सेल के बारे में बात कर सकते हैं, और प्रोटीन्स का कंटेन करता है वो आपको यहाँ पे मैंने बता दिया, ठीक है। चलो इसके बाद हम लोग बात करेंगे यहाँ पे कि प्रोटीन्स के जो स्ट्रक्चर्स हैं उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट्स ऑफ प्रोटीन इज एन अमीनो एसिड्स, ठीक है। तो बेसिक जो आपका स्ट्रक्चर है वो अमीनो एसिड है, बट क्वेश्चन है कि बेटा अमीनो एसिड्स हमारा कैसा होता है। तो पहला मैं आपको अमीनो एसिड बताऊंगा, बहुत ही सिंपल आपको, देखो यहाँ पे कार्बन होगा, डबल बॉन्ड O, नाउ दिस इज OH, यहाँ बच्चों हो जाएगा आपका CH, नाउ इट इज एल्काइल पार्ट, साइड चेन होगी, और बाकी यहाँ पे मिल जाएगा आपको NH2, ठीक है। इस तरीके से ध्यान दो प्लीज। ये आपका कार्बन बच्चों कैसा होगा, बिकॉज इट इज ए फंक्शनल ग्रुप, दिस इज ए फंक्शनल ग्रुप, और फंक्शनल ग्रुप इज ए कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप। तो इसके एडिशेंट जो कार्बन होगा दिस इज कॉल्ड एल्फा कार्बन। प्लीज कीप इन माइंड दिस इज द एल्फा कार्बन एटम। क्या बच्चों बात समझ में आ रही है, दिस इज एल्फा कार्बन एटम एंड दिस इज NH2 इज कॉल्ड, बिकॉज ये एल्फा कार्बन से अटैच है आपका NH2 ग्रुप, इट इज अमीनो ग्रुप, सो दिस इज कॉल्ड एल्फा अमीनो ग्रुप। बात समझ में आ रही है, दिस इज कॉल्ड एल्फा अमीनो ग्रुप एंड दिस आर ये जो बेटा एल्काइल पार्ट है दिस इज दी साइड चेन, ये कितनी भी हो सकती है, ठीक है। इसमें मैक्सिमम कार्बन आपके प्रेजेंट हो सकते हैं, इट में बी साइड चेन, इट में बी ब्रांचिंग और लीनियर चेन, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा जो मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है बच्चों, दिस इज कॉल्ड एन एल्फा, दिस इज कॉल्ड एल्फा अमीनो एसिड, दिस इज कॉल्ड एल्फा अमीनो एसिड, इट इज ए बेसिक एग्जाम्पल। अभी यही जो एल्फा अमीनो एसिड्स है बच्चों, अभी इसको अगर मैं सिंपल तरीके से एक पॉइंट में और रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूँ तो आई थिंक आपको समझ में और बेटर आ जाएगा। ध्यान देना, यहाँ पे अगर मैं इसी पार्ट को ऊपर लेके आ रहा हूँ, यहाँ देखो, अगर मैं यहाँ पे बच्चों में करूँ CH
एल का ये CH3, नाउ दिस इज NH। मैंने एक हाइड्रोजन को बाहर निकाल दिया, फ्री बैलेंसी क्रिएट कर दी यहाँ पे, ठीक है। इस तरफ मैंने फ्री बैलेंसी क्रिएट कर दी है, और इस तरफ आपका यहाँ पे प्रेजेंट है बच्चों C डबल बॉन्ड O। नाउ दिस इज, यहाँ पे आपको पता नहीं यहाँ पे OH था, यहाँ पे OH पार्ट था। तो इस OH के साथ यहाँ का जो हाइड्रोजन है वो मैंने कंबाइन कराया, और मैं यहाँ से मैंने क्या किया, मेरा एलिमिनेशन करा दिया, वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर निकाल दिया। तो इधर NH, उधर आपका C डबल बॉन्ड O, तो इधर भी एक फ्री बैलेंसी क्रिएट होगी ना भाई OH निकलने के साथ। दोनों साइड फ्री बैलेंसी है, जब दोनों साइड फ्री बैलेंसी है तो यहाँ पे एक सेक्शन, एक आपका शॉर्ट सेक्शन ऑफ प्रोटीन आप डिजाइन कर सकते हो। मतलब कंटिन्यूअस ब्रांचिंग करते चले जाओ, कंटिन्यूअस एडिशन करते चलो। मतलब वो ये हो जाएगा कि आप जो NH आपको दिखेगा इधर, ये जो आपको बच्चों NH दिखेगा ना, इस NH के साथ क्या जोड़ना है, इस NH के साथ आपको जोड़ना होगा इधर C डबल बॉन्ड हो, तो इधर जोड़ दो बच्चों C डबल बॉन्ड हो, लिंक करते जाओ इस तरह, एक ब्रांच इधर, फिर एक पार्ट आप इधर ऐड करते जाओ, तो एक पर्टिकुलर एक ब्लॉक आपको सेक्शन देखने को मिल जाएगा। मैं भी सेक्शन आपको बता दूंगा, ठीक है। तो जिसको बच्चों में बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड, तो पेप्टाइड बॉन्ड के बारे में डिस्कस में करूंगा। तो पहले मैं ये बात करना, ये आपको समझ आया, बेसिक स्ट्रक्चर समझ में आ गया, चलो ठीक है। अभी देखो, द बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ प्रोटीन अमीनो एसिड्स, मैंने आपको बेसिकली अल्फा अमीनो एसिड्स के बारे में बता दिया है। उसके अब मॉलिक्यूल जो स्ट्रक्चर ना वो मैं आपको पहले बताता हूँ, ध्यान दो। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ समझने की। तो बच्चों यहाँ पे ये हो गया आपका NH CH, दिस इज CH3, C डबल बॉन्ड O। मैं कोशिश करूँगा कि यहाँ से आपको समझ में आ जाए। नेक्स्ट ये NH CH एंड दिस इज CH2OH। नाउ दिस इज C डबल बॉन्ड O। नाउ दिस इज NH CH हाइड्रोजन C डबल बॉन्ड O। नाउ दिस इज NH। इसके बाद आप यहाँ पे मैं पूरा कॉम्बिनेशन बना रहा हूँ, जो मैं आपको एलिमेंट्स बताया था। यहाँ पे आप CH2SH कर सकते हो, सल्फर अलॉन्ग फ्रॉम ऑक्सीजन फैमिली। एंड नेक्स्ट ऊपर मैं ले रहा हूँ बच्चों, ठीक है, C डबल बॉन्ड O। और नेक्स्ट इट इज़ NH। NH से बच्चों मैं फिर से कर सकता हूँ कि भाई यहाँ पे एक CH ले लिया, और इसके साथ मैंने एक ब्रांचिंग लिंक कर दिया है। CH के साथ मैंने कर दिया है CH3 ट्वाइस यहाँ पे, और इधर कर दिया मैंने C डबल बॉन्ड O, और ये मैंने ओपन यहाँ पे चेंज कर दी। मेरी बात समझ में आ रही है? ये पूरा का पूरा जो कंपोजिशन आपको मिल रहा है, आप यहाँ से देखो ध्यान से, ये यहाँ से आप देखो C डबल बॉन्ड O, मतलब ये वाला पार्ट यहाँ से इस जगह से देखो आप, और C डबल बॉन्ड O NH, मतलब आप यहाँ तक है। ये पूरा का पूरा पार्ट आपको जो डिफाइन कर रहा है ना, ये पूरे पूरे जो लिंकेज मिले C डबल बॉन्ड O N, C डबल बॉन्ड O NH, C डबल बॉन्ड O NH, जो आपको लिंकेज है, प्लीज कीप इन माइंड, C डबल बॉन्ड O NH इज कॉल्ड पेप्टाइड लिंकेज। व्हाट इज दिस? दिस इज कॉल्ड, हम लिख देता हूँ यहाँ पे, पेप्टाइड, ठीक है। दिस इज कॉल्ड पेप्टाइड लिंक। C डबल बॉन्ड O NH इज कॉल्ड पेप्टाइड लिंक, ठीक है। और देखो आपको यहाँ पे सल्फर मिल रहा है, दिस इज CH2SH, एज वेल एज ऑक्सीजन मिल रहा है, हाइड्रोजन मिल रहा है, कार्बन मिल रहा है। तो आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पे किस तरीके से हमारे जो अमीनो एसिड्स के जो ब्रांच है, जो चेन है, वो आपको देखने को मिलेगी। बात समझ आ गई बेटा? नेक्स्ट आपको पढ़ना है, दे आर सिंथेसाइज इन द बॉडी फ्रॉम 20 डिफरेंट टाइप अमीनो एसिड्स। तो 20 डिफरेंट टाइप के हमारे अमीनो एसिड्स होते हैं, ठीक है। जिसमें अगर मैं आपको बताऊं तो जैसे नेम की अगर बात करूं, ग्लाइसिन हो गया, एल्निन हो गया, बैलिन हो गया, ल्यूसीन हो गया, आपका आइसोल्यूसिन हो गया, ठीक है, प्रोलीन हो गया, ठीक है, सीन हो गया। ये मतलब डिफरेंट टाइप के हैं, वो से मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, 20 डिफरेंट टाइप के अमीनो एसिड्स होंगे, उनके बारे में मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। इन नेचर अप्रोक्स, नेचर के बाद 300 अमीनो एसिड्स आर नॉन टू बी एग्जिस्ट। हमारी नेचर के अंदर 3000 आपको देखने को मिलेंगे, not 3000, 300. Since there are 20 type of amino acids which form proteins, protein is a हाइड्रोपॉलीमर। हाइड्रो का मतलब क्या है बेटा? डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल से कॉम्बिनेशन, यहाँ पे सल्फर हाइड्रोजन ऑक्सीजन, इसको बोलते हैं हाइड्रोपॉलीमर। से लॉ आपको चैन देखने को मैंने बता ही दी है, ठीक। अच्छा, तो 20 टाइप के अमीनो एसिड्स के बारे में मेरे को पढ़ना है, जो इंपॉर्टेंट हो गए, और जो प्रोटीन्स का फॉर्मेशन करेंगे, प्लीज कीप इन माइंड, प्रोटीन्स का फॉर्मेशन करेंगे अमीनो एसिड्स। और अमीनो एसिड जो प्रोटीन से, इट इज एक्चुअली हाइड्रोपॉलीमर, पॉलीमरिक चेन है, आपको देखने को मिली है, लार्ज मॉलिक्यूलर वेट है। द 20 अमीनो एसिड आर कॉल्ड 20 अल्फाबेट ऑफ बायोप्रोटीन लैंग्वेज। तो जो हमारी बायोलॉजी में अगर जो बच्चे नीट के स्टूडेंट को समझ में आएगा, या फिर जो बायोलॉजी, फिर जो जेई के स्टूडेंट, वो भी थोड़ा सा यहाँ पे समझ सकते हैं कि हमारी जो बायोलॉजी है उसके अंदर 20 अल्फ़ाबेट्स हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। जो बायोलॉजी आप बच्चों का आप लोग पढ़ते हो, वहाँ पे एक्चुअली वो बायोप्रोटीन्स के नाम, बायोप्रोटीन्स लैंग्वेज के नाम से कॉल किया जाता है। उनकी पूरी पूरी हिस्ट्री है वहाँ पे ज़बरदस्त तरीके से। तो वो आपको जेई के स्टूडेंट को नहीं पढ़नी है, और नीट के स्टूडेंट वहाँ पे पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पे मैं बताने वाला नहीं हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं बायोमोलिक्यूल्स को फोकस करूँगा, 20 अमीनो एसिड्स के बारे में ज़्यादा मैं फोकस करूँगा। बात समझ में आ गई? चलो, इसीलिए कहना है मैजिक 20, तो बात करेंगे भी उसके ऊपर, क्या है मैजिक 20।
नेक्स्ट आएगा बच्चों अमीनो एसिड्स सब्स्टिट्यूट्स मेथड्स, ठीक है। इस पे थोड़ा सा हम लोग करेंगे फोकस और देखने वाले हैं। ये देखो मैं डिस्कस किया था बेसिक पार्ट, ठीक है। तो यहाँ से आप समझ सकते हो ये आपका सीड बॉन्ड हो CH2 हो गया, यहाँ से आपका NH2 इज ए अमाइन पार्ट, NH2 हो गया अमीनो पार्ट। दीज आर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन्स, प्रोटीन्स के बिल्डिंग ब्लॉक है अमीनो एसिड्स। यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट मेथड के बारे में पहले देखेंगे। ऑल अमीनो एसिड्स कंटेन एटलीस्ट एन अमीनो ग्रुप तो होना ही चाहिए और कार्बोक्सिलिक ग्रुप होना है। प्लीज़ कीप इन माइंड अमीनो ग्रुप एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप का होना बहुत जरूरी है, ठीक है। अमीनो एसिड्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग एन अमीनो ग्रुप एंड एन एसिडिक ग्रुप as substitutes of same carbon, that is a alpha carbon, hence they are called alpha amino acids। तो आपको ये दिख गया। यहाँ से इनका मिड बनाने में क्या किया, यहाँ से जो हाइड्रोजन है उसको बाहर निकाल दिया। तो जैसे मैंने H को बाहर किया, दिस इज कॉल्ड मोनोवैलेंट रेडिकल। H को बाहर निकाला, यहाँ फ्री वैलेंसी आई, उसी फ्री वैलेंसी मैंने क्या कर दिया, एक मैंने एल्काइल पार्ट को लेके आया या फिर मैं लॉन्ग चेन एल्काइल पार्ट को लेके आया, मैंने जोड़ दिया, दिस इज कॉल्ड साइड चेन। और दिस इज ए फंक्शनल ग्रुप। तो देयरफॉर फंक्शनल ग्रुप से अटैच जो कार्बन है एडजेसेंट कार्बन, दिस इज कॉल्ड अल्फा कार्बन। तो देयरफॉर दिस इज कॉल्ड अल्फा अमीनो एसिड्स, मैंने अभी आपको बताया था। तो दिस इज एक्चुअली द बैकबोन ऑफ अमीनो एसिड्स, अमीनो एसिड्स का बैकबोन है। प्लीज आप देख सकते हो बच्चों, यहाँ पे एक लिंकेज आपको दिख रहा है बार बार, ये मॉलिक्यूल्स आपको दिख रही है, सारे अमीनो एसिड्स सबको मैंने कंबाइन करूंगा तो यहाँ से आपको प्रोटीन्स देखने को मिल जाएगा। एक शॉर्ट सेक्शन ऑफ प्रोटीन आपको देखने को मिलेगा, जो भी मैंने डिस्कस भी आपसे किया था। फिनिश, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट कम टू अमीनो एसिड्स के बारे में थोड़ा स्टडी करते हैं ध्यान से। अमीनो एसिड्स के बारे में बात करें तो है व्हेन डिजोल्व इन वाटर मॉलिक्यूल्स, अगर मैं वाटर मॉलिक्यूल्स में को डिजोल्व करता हूँ, दे एग्जिस्ट इन सॉल्यूशन एज द अमीनो एसिड्स आर एम्फोटेरिक इन नेचर। एम्फोटेरिक का मतलब आपको पता ही है, जिसके पास अमीनो ग्रुप भी है, जिसके पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी है, मतलब अमीनो ग्रुप भी है कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी है। तो कहीं ना कहीं ये अपने आप से क्या कर सकते हैं, एक तरफ एसिडिक पार्ट है। इफ़ यू अगर आप समझ सकते हो तो दिस हाइड्रोजन इज एसिडिक हाइड्रोजन बच्चों। तो यहाँ से आपको पता ही ऑलवेज यहाँ से H+ फॉर्म की में बाहर चला जाएगा। बात आपको समझ में आ रही है। इसका मतलब ये है कि ये पूरा का पूरा पार्ट कैसा है, एसिडिक पार्ट है। ये यहाँ से अगर बात करोगे दिस इज द बेसिक पार्ट, तो एसिडिक पार्ट भी है बेसिक पार्ट भी है। तो इसका मतलब यहाँ पे आपको इसको बोल सकते हैं इट इज एम्फोटेरिक इन नेचर। अगर मैं इस कंपाउंड के सामने अगर मैं एसिड लेके आऊँगा तो एसिड बच्चों कहाँ से रिएक्ट करेगा, इस तरफ से करेगा। अगर मैं यहाँ पे बेस लेके आऊँगा तो वो यहाँ से रिएक्ट करेगा, इस एसिडिक पार्ट से रिएक्ट करेगा। तो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड दिस इज कॉल्ड एम्फोटेरिक इन नेचर। बात समझ में आ रही है। तो इसकी रिएक्शंस के बारे में भी हम लोग करेंगे इसकी स्टडी। तो बेसिक आपने देख लिया इसका स्ट्रक्चर। तो नीट के जो स्टूडेंट्स हैं वहाँ से यहाँ बटा प्रॉपर्टीज ऑफ अमीनो एसिड्स से क्वेश्चन नीट में पूछे गए हैं, एज वेल एज जेई के अगर प्रीवियस क्वेश्चन देखोगे। एक्चुअली मैं बात करूँ AIEEE, तो AIEEE के अंदर बहुत बार क्वेश्चन प्रॉपर्टी से पूछे गए हैं और नीट के अंदर तो क्वेश्चन पूछा ही गया है। तो देखते हैं ये जोटराइन के बारे में, यहाँ से भी इंपॉर्टेंट है। द केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी अमीनो एसिड्स आर एसेंशियली ऑफ द अमीनो कार्बोक्सिलिक एंड आर इज अ एल्काइल, इट इज साइड चेन है ना, फंक्शनल ग्रुप। नेक्स्ट है मतलब जो भी अमीनो एसिड्स है उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं बच्चों किस पे डिपेंड करेंगी, जो उसके फंक्शनल ग्रुप, इट में बी अमीनो ग्रुप, इट में बी इन कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ठीक है। चलो, ए पर्टिकुलर प्रॉपर्टी ऑफ अमीनो एसिड्स इज ए आयोनेबल नेचर, बिकॉज वहाँ पे पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़बरदस्त मिलने वाला है। आप नाइट्रोजन को ले लो, हाइड्रोजन के साथ ले लो, आप वहाँ पे C डबल बॉन्ड O के साथ प्रेजेंट है OH, यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है। जहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है डेफिनेटली वहाँ पे आपकी पोलरिटी आने वाली है। और जब पोलरिटी आने वाली है तो बच्चों पोलरिटी आपकी आएगी, तो मतलब डेफिनेटली अगर आप पोलर प्रोटेक्ट सॉल्वेंट में डालोगे इनको अमीनो एसिड्स को, तो डेफिनेटली वहाँ पे वो आयोनाइज होंगे और पोलरिटी क्रिएट करेंगे, ठीक है, ऑफ NH2 and COOH ग्रुप। Hence in soluble, hence in solution of different pH the structures of amino acid changes। बट स्ट्रक्चर चेंज क्यों होगा, एक तरफ एसिड पार्ट एक तरफ आपका बेसिक पार्ट है, तो डिफरेंट पीएच पे लेके जाओगे तो वहाँ पे जो उनके स्ट्रक्चर्स हैं वो आपके चेंज होंगे। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा डिफरेंट पीएच में। तो फुली आयोनाइज स्पीसीज कॉल्ड ज्यूटेरायन, पूरी तरीके से आयोनाइज उसको बोलते हैं ज्यूटेरायन, और है बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज को बोलते हैं ज्यूटेरायन, यहाँ पे बोलेंगे। तो ज्यूटेरायन बेटा कैसे फॉर्म का देखो, तो अभी क्वेश्चन है क्या A ज्यूटेरायन है, नहीं। क्या B C ज्यूटेरायन है, बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव दोनों देखने को मिलते हैं, दिस इज कॉल्ड ज्यूटेरायन, मतलब इक्विलिब्रियम देखने को आपको मिलेगा, इक्विलिब्रियम बिलेटेन, मतलब दिस इज स्टेबल स्टेट। अरे भाई स्टेबल क्यों होगा, क्योंकि बच्चों यहाँ पे पॉजिटिव पार्ट भी है नेगेटिव पार्ट है, पोलैरिटी है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रॉपर्ली काम कर रहा है, दैट्स व्हाई दिस इज स्टेबल मॉलिक्यूल्स, तभी इक्विलिब्रियम यहाँ पे मेंटेन हो रहा है। तो ए जो है देखो उसमें क्या रहा है कि भाई आपको पता है कि हमारे पास जो NH2 ग्रुप यहाँ पे लिंक होगा, NH2 के पास क्या होगा, लोन पेयर होगा। ये लोन पेयर क्या करेगा बेटा, कहीं से जो हमारा एसिडिक पार्ट होगा वहाँ से आएगा H+N, उसको अट्रैक्ट करेगा तो बनाएगा NH3+। अब NH3+ तो भाई साहब बन गया। अभी क्वेश्चन ये है कि ये जो हाइड्रोजन आया कहाँ से, किसी एसिड से आया। अब एसिड तो इसके पास ही जोड़ा है ना कार्बोक्सिलिक ग्रुप, तो
यहाँ से H+ ये रिलीज हो गया, तो इस पे चार्ज क्या होगा माइनस। तो एक पार्ट सी, मतलब ये सारा का सारा एट इंस्टेंट हो रहा है। आप देखो ए और सी में बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है भाई। क्या किया है, इस सी ने पहले एक H+ को निकाला, इस NH2 ने फटाफट से उसे एक्सेप्ट किया, NH3+ बन गया, तो दो आपको ग्रुप मिले, एक मिल रहा है एक सी मिल रहा है। तो ए और सी इज टोटली अनस्टेबल मॉलिक्यूल्स, बट व्हाट इज द स्टेबल। तो स्टेबिलिटी की बात करेंगे तो दिस बी इज ऑलवेज मोर स्टेबल एंड इट इज कॉल्ड जोटर आयन। तो जोटर आयन का फॉर्मेशन करते हैं हमारे अमीनो एसिड्स, तो प्लीज कीप इन माइंड। समझ में आ गया, फटाफट से क्लियर हो गया। तो यहाँ पे पीएच के बेस पे यहाँ पे पूरा का पूरा जोटर आयन का फॉर्मेशन हुआ है। चलो बच्चों देखते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे। प्रॉपर्टीज अभी आपकी कंटिन्यू है, यस। तो ये आपका बेसिक अमीनो एसिड्स है, यहाँ पे हम ले रहे हैं, यहाँ पे दोनों साइड आपका हाइड्रोजन है। तो ऑल अमीनो एसिड्स आर लीबो रोटेटरी एक्सेप्ट ग्लाइसिन। ठीक है, ग्लाइसिन आपका ये है। ग्लाइसिन बच्चा ऐसा क्यों नहीं है, व्हाट इज द क्वेश्चन। यही पॉइंट है, ग्लाइसिन इज बेसिकली रिप्रेजेंटेड बाई कैपिटल जी से इसको करते हैं रिप्रेजेंट। और इसको हम शॉर्ट में अगर इसके एब्रीविएशन की बात करें तो बेटा इसको लिखते हैं GL बाई। ठीक है, बायोलॉजी के जो स्टूडेंट्स उनको पता चल रहा होगा। ठीक है, शॉर्ट में लिखते हैं बेटा इसको हम GL बाई ग्लाइसिन। और इसके की बात करेंगे, क्वेश्चन है कि यहाँ पे आपके साइड चेन या फंक्शनल ग्रुप होते हैं। तो ग्लाइसिन के अंदर ना तो कभी साइड चेन होता है, ना ही कोई यहाँ पे स्पेसिफाइड, मतलब अगर आप बात करो फंक्शनल ग्रुप तो हमारे अमोनिया आपके NH2 अमीनो और आपका कार्बोक्सिल ग्रुप तो होता ही है। इसके अलावा कोई और अदर फंक्शनल ग्रुप नहीं होगा, नहीं कोई साइड चेन प्रेजेंट होगी। तो आप चेक करो बच्चों, यहाँ पे आपका कार्बन के पास कार्बन पहले चेक करो, इट इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड बिकॉज 4 सिग्मा आपको दिख रहे हैं। ठीक है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड। और sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पे अगर आपके दो अगर ग्रुप ऐसे हैं जो सेम है हाइड्रोजन हाइड्रोजन, जब सेम ग्रुप है तो बच्चों यहाँ पे ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं हो सकती है। जब ऑप्टिकल एक्टिविटी ही नहीं हो सकती है तो ये हमारे मॉलिक्यूल्स कभी भी प्लेन पोलराइज लाइट को ना ही क्लॉकवाइज ना ही एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर सकते हैं। इसका मतलब ये हमारा कैसा होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव मॉलिक्यूल्स होगा ग्लाइसिन। समझ में आ गया। बाकी एल्नीन देखो बच्चों, एल्नीन में क्या आता है साइड चेन में CH3। प्लीज कीप इन माइंड एल्नीन इज रिप्रेजेंटेड बाई कैपिटल A एंड इसका जो एब्रीविएशन बच्चों आता है A कैपिटल A स्मॉल l एन स्मॉल a। ठीक है, इसका एब्रीविएशन आपका ये एलेनिन का। यहाँ पे साइड चेन बच्चों आता है एल्काइल ग्रुप। प्लीज कीप इन माइंड क्या आता है बच्चों, एल्काइल ग्रुप। क्या आता है, एल्काइल ग्रुप यहाँ पे आता है साइड चेन, तो दिस इज कॉल्ड एलेनिन। तो डेफिनेटली बेटा 4 डिफरेंट ग्रुप यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं। sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है तो डेफिनेटली इट इज ऑप्टिकली एक्टिव, क्योंकि पीपीएल एट जैसी गिरेगी तो यहाँ पे आपके अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी ऑर्डर ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप हाइड्रोजन एंड NH2 and CH3। और प्रायोरिटी ऑर्डर बच्चों हम यहाँ पे निकालते हैं ऑन द बेसिस ऑफ अब एक पर्टिकुलर रूल्स होता है बच्चों, कान इनगोल्ड पिरलॉग, मतलब CIP सिस्टम सिप रूल। ठीक है, कान इनगोल्ड पिरलॉग सिस्टम से हम लोग क्या निकालते हैं यहाँ पे इसके प्रायोरिटी निकालते हैं फंक्शनल ग्रुप की। और यहाँ पे हम क्या करते हैं जो हमारी पीपल है उसको हम रोटेट करा के देखते हैं कौन सा क्लॉकवाइज कौन सा एंटी क्लॉकवाइज। प्लीज कीप इन माइंड, मैं आपको आइसोमेरिज्म बिल्कुल पढ़ाऊंगा, अभी ध्यान दो। यहाँ पे ऑप्टिकली एक्टिव है एलेनिन, ये समझ में आ गया। नाउ कम सेरीन। तो शेरीन तो बच्चों आपको यहाँ पे देख ही रहा है कि ये हमारा जो मॉलिक्यूल है जिसमें साइड चेन कंटेंस एन OH हाइड्रोक्सी ग्रुप। प्लीज कीप इन माइंड, इसके पहले वाले थे ना उसमें क्या था जरा बताओ। वहाँ पे तो कुछ ऐसा स्पेसिफिकेशन नहीं था, वहाँ पे सारे सारे एल्काइल ग्रुप देखने को मिल रहे थे ना। एल्निन वाले में ग्लाइसिन में कुछ था ही नहीं। और शीरीन जो है ना बच्चों ये थोड़ा सा डिफरेंट कैटेगरी का आपका यहाँ पे अमीनो एसिड्स हो जाता है, जहाँ पे हम बात करते हैं कि इस टाइप के ग्रुप के अंदर हम बात करते हैं कि जो साइड चेन होगी ना, साइड चेन कहीं ना कहीं बच्चों कंटेन करती है हाइड्रोक्सी ग्रुप। इसको हम थोड़ा सा हम डिफरेंट तरीके से देख रहे हैं। डिफरेंट हम अगर आप एंजाइटी की बात करोगे तो ये डिफरेंट ग्रुप में रखे जाते हैं, जहाँ पे साइड चेन के पास क्या होगा एक हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो दिस इज कॉल्ड सेरीन, इस इज रिप्रेजेंटेड बाई कैपिटल S। और जो एब्रीविएशन बच्चों इसका होता है SER होता है। ठीक है, और यहाँ पे आपको मिल रहा है CH2OH। बाकी आपका एस्टेज वैसा है, NH2 है, हाइड्रोजन है, COOH है, sp3 कार्बन है एंड चारों ग्रुप डिफरेंट है। तो दिस इज ऑप्टिकली एक्टिव। बात समझ में आ गई बच्चों, इट इज क्लियर। हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट होता है। बाकी इसका जो आइसोइलेक्ट्रॉनिक पॉइंट है ना वो होता है 5.7। इसका आइसोइलेक्ट्रॉनिक पॉइंट होता है 5.7। समझ में आ रहा है। और इसके पहले मैंने बताया था आपको ग्लाइसिन, तो ग्लाइसिन का बच्चों आपका होता है आइसोइलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ये 6 होता है। और एलेनिन का ये जो आइसोइलेक्ट्रॉनिक पॉइंट होता है एलेनिन का अगर मैं बताऊं तो ये रहता है इसके अराउंड ही होता है, मतलब वो 6 ही होता है समथिंग। ठीक है, इसका भी 6, इसका भी 6, इसका आपका होता है 5। तो ये समझ में आ रहा होगा। इसमें है कि ऑल अमीनो एसिड्स आर लीव रोटेटरी एक्सेप्ट ग्लाइसिन व्हिच इज नॉट ऑप्टिकली एक्टिव। लीव रोटेटरी रहेंगे। और यूकार्योटिक प्रोटीन्स हैव L अमीनो एसिड्स while D अमीनो एसिड्स occurs in बैक्टीरिया एंड एंटीबॉडीज।
तो एंटीबॉडीज़ और बैक्टीरिया के अंदर आपको डी अमीनो एसिड मिलते हैं, और हमारे जो यूकार्योटिक सेल्स हैं उसकी प्रोटीन्स हैं उसके अंदर आपको देखने को मिलेगी एल अमीनो एसिड्स। एल का मतलब क्या, वो लिबोरेटरी है, ठीक है, और ऐसा ऐसा कोई मीन आपका है नहीं। बात समझ में आ रही है। तो एक क्वेश्चन है कि हमारे जितने भी स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स हैं, चाहे लाइसिन हो आपका, एलिनो, लाइसिन तो बेसिकली उसको हम साइड कर देते हैं, ठीक है ना, और ग्लाइसिन को हम लोग साइड में कर देते हैं, और बाकी के जो हमारे अमीनो एसिड्स हैं वो एल अमीनो एसिड्स के नाम से कॉल करते हैं बेटा। कैसा, एल अमीनो एसिड्स के नाम से इसलिए हम कॉल करते हैं बिकॉज वो होते हैं लीबो रोटेटरी। यहाँ तक बात क्लियर होगी। चलो अब बात हम करने वाले हैं टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स पे। तो टाइप्स में बच्चों आप फटाफट से देख लो, यहाँ पे मैं इसका शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा याद रखने के लिए। तो पहले देखो बच्चों, एलिफेटिक, हाइड्रोक्सी एलिफेटिक। हाइड्रोक्सी एलिफेटिक का मतलब समझ में आ रहा है कि जिसमें साइड चेन के पास हाइड्रोक्सी हो। और नेक्स्ट इज एरोमेटिक, बेसिक, एसिडिक और एमाइड से चेन और आपकी सल्फर कंटेनिंग। जिसमें आता है बच्चों आपका यहाँ पे आता है ग्लाइसिन एंड एलिनिन, बैलिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, प्रोलिन, ठीक है। यहाँ पे शीरीन आता है एंड आपका थ्रियोलिन। ये आपकी कुछ यहाँ पे स्पेसिफिक नेम है, ठीक है। तो वो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि भाई बेसिक वाले कौन से हैं, और मैं ज़्यादा आपको बताऊंगा तो प्लीज़ बच्चों जो नीट के लिए बच्चे जाने वाले हैं, ठीक है, जो बच्चे जेई के लिए जाने वाले हैं उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट उनके लिए एटलीस्ट ये आपका ध्यान रखना कि हमारे पास कितनी कैटेगरी है, ठीक है, इंपॉर्टेंट अमीनो एसिड्स की। लेकिन जो बच्चों नीट में जाने वाले हैं उन नीट के बच्चों के लिए मैं पहले ही बोल देता हूँ, उनके लिए जो नेम दे रखा है ना, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज उनके जो स्ट्रक्चर्स हैं वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। उन स्ट्रक्चर्स को ध्यान रखना ही पड़ेगा प्लीज़ बच्चों, ठीक है। तो इनके नेम को थोड़ा सा आपको एक दो बार रिवाइज करो और अपने रूम में इनको लगा के रखो। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं यहाँ पे कि भाई इनके जो स्ट्रक्चर्स हैं, है ना, वो किस किस तरीके से हो सकते हैं। तो पहले मैं आपको स्ट्रक्चर के बारे में, चलो मैं फटाफट से आपको क्लैरिफाई कर देता हूँ, ठीक है। एक बारी मैं कोशिश करूँगा समझाने की। चलो देखते हैं स्ट्रक्चर इससे कैसे बनते हैं। तो यस, सेकेंड, ओके, ठीक है। तो बच्चों इनके स्ट्रक्चर देखते हैं। तो सबसे पहले देखो मैं बात करूंगा यहाँ पे, 1 सेकेंड, यस, सबसे पहले मैं बात करूंगा ग्लाइसिन के बारे में, ठीक है, ध्यान दो। दिस इज ग्लाइसिन। तो ग्लाइसिन इज बेसिकली रिप्रेजेंटेड बाई कैपिटल जी, ठीक है, और इसका सिंबल जी हो गया। और यहाँ बच्चों में पहले कर देता हूँ, जैसे ग्लाइसिन हो गया, एलिनिन हो गया, बैलिन हो गया, ल्यूसिन हो गया और आपका आइसोल्यूसिन हो गया। इस जो ये आपके जो रहते हैं इन सब के पास बच्चों प्रेजेंट होता है नॉन, इसके पास साइड चेन नॉन पोलर होती है, हाइड्रोजन या फिर एल्काइल ग्रुप आपके प्रेजेंट होते हैं। तो ग्लाइसिन का बेसिक स्ट्रक्चर बच्चों क्या होता है, ये देख लो, NH2 के साथ कार्बन CH, यहाँ पे एक हाइड्रोजन रहेगा और बाकी COOH, ठीक है। ये बेसिक स्ट्रक्चर। इसमें फंक्शन ऑफ आपके साइड चेन में नहीं होता है। आइसोटोनिक पॉइंट इज 6.0। इसी तरीके से मैं बात करूँगा एलिनिन के बारे में। तो एलिनिन बच्चों यहाँ पे रहता है इसका आपका CH, ये रहेगा आपका CH3 सब्स्टिट्यूट आपका आ जाएगा, और ये हो जाएगा बच्चों NH2 और यहाँ पे C डबल बॉन्डो OH, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं बैलिन के बारे में बात करता हूँ तो ये देखो बच्चों, यहाँ से CH और ये आपका NH2। इसका जो स्ट्रक्चर है ना बच्चों वो मैं आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है। स्ट्रक्चर आपको समझ में आ जाएगा। ये CH, यहाँ पे CH3, ये CH3, ठीक है। इसी तरीके से आपका ल्यूसिन होता है, जिसमें अगर मैं ल्यूसिन के बारे में बात करूँ तो यहाँ से आपका ये NH2 होता है, ये आपका CH, COOH फंक्शन ग्रुप होगा, और नीचे एक ब्रांचिंग होती है बच्चों, ये CH2, CH, CH3 एंड CH3, ठीक है। तो ये आपको जो मिला है इट इज ल्यूसिन, इसमें आपको एल्काइल ग्रुप ही मिलता है आपकी ब्रांचिंग के अंदर, ठीक है। इसके बाद आपका था आइसोल्यूसिन। तो उसमें आइसोल्यूसिन में क्या होता है वो देख लो एक बार, NH2, ठीक है, CH, COOH और यहाँ पे आपको मिलेगा CH3, CH और भी मिलता है बच्चों C2H5, ठीक है। ये आइसोल्यूशन। इसके बाद बच्चों आपके आते हैं एरोमेटिक वाले पार्ट में। तो एरोमेटिक पार्ट को भी एक बार मैं दिखाना चाहूँगा आपको, ठीक है। तो एक बार एरोमेटिक पार्ट को भी देख लेते हैं। एरोमेटिक पार्ट में आपको मिलता है फिनाइल एलेनिन, फिनाइल एलेनिन। फिनाइल एलेनिन के बारे में बात करते हैं, पेंटेड बाई कैपिटल F, इसका सिंबल होता है कैपिटल F, एंड PHE इसका एब्रीविएशन रहता है। और इसका जो क्षेत्र है देखो बच्चों कैसे होगा, ये आपका NH2 फिक्स है, ये CH फिक्स रहेगा, यहाँ पर एसिड भी फिक्स रहेगा, नीचे एरोमेटिक चेन आ जाएगी आपकी, ये CH2 हो गया
और इसके साथ यहाँ पे क्या होगा, एक बेंजीन रिंग अटैच होगा। दिस इज कॉल्ड फिनाइल एलेनिन। ठीक है, इसी को आता है बेटा प्रोलीन। ठीक है, प्रोलीन आपका आता है, इसमें ये भी एरोमेटिक पार्ट रिप्रेजेंटेड बाई कैपिटल पी, सिंबल इज पी एंड एब्रिविएशन इज प्रो, पी आर ओ से करते हैं। व्हाट इज द स्ट्रक्चर, तो देखो यहाँ पे आता है NH, ये CH, ये एसिड पार्ट, यहाँ पे एक रिंग आपकी फॉर्म हो जाती है। मतलब आप देखो तो ये CH2 हो गया, एक CH2 यहाँ हो गया और एक CH2 ये हो गया, तो ये आपको देखने को मिल जाता है। दिस इज कॉल्ड प्रोलीन। यहाँ पे आपको मिलता है जो स्ट्रक्चर है ये बच्चों रहता है आपका रिजिड, पहला वाला एरोमेटिक होता है ग्रुप, यहाँ पे होता है रिजिड साइक्लिक स्ट्रक्चर। रिजिड साइक्लिक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, इसके बाद आपके और भी डिफरेंट आपको फंक्शन जो आपको यहाँ पे जो होंगे वो सबके सारे देखने को मिलेगा अमीनो एसिड्स, तो उस पर सब स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो अभी चलते हैं हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। ठीक है, यस, इसेंशियल एंड नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड्स। तो इसेंशियल अमीनो एसिड्स हमारे कौन कौन से हैं, ठीक है, तो उसको थोड़ा समझेंगे। तो इसेंशियल अमीनो एसिड बेटा बेसिकली बेटा सिंथेसाइज हो जाते हैं। प्लांट्स कैन सिंथेसाइज, पहला पॉइंट है, प्लांट कैन सिंथेसाइज ऑल द अमीनो एसिड्स रिक्वायर्ड बाई देम। ठीक है, ह्यूमन कैन नॉट सिंथेसाइज सर्टेन अमीनो एसिड्स। प्लांट तो सारी सिंथेसाइज कर लेगा बट ह्यूमन नहीं कर सकता। तो ह्यूमन के लिए तो दीज आर कॉल्ड इसेंशियल अमीनो एसिड्स, दीज मस्ट बी प्रेजेंट इन द डाइट। अब क्वेश्चन तो वही है ना कि प्लांट तो सारी सिंथेसाइज प्रोसेस कर लेगा बट ह्यूमन बॉडी नहीं कर सकती है। तो ह्यूमन बॉडी जो अमीनो एसिड ले नहीं सकती है, सिंथेसाइज नहीं कर सकती है ना, तो वो क्या करेगी फिर, उसको बेटा वो अमीनो एसिड्स कहाँ चाहिए उसे, वो चाहिए नेचर से, फ्रॉम द नेचर। तो नेचर से उसे चाहिए, नेचर से चाहिए। तो नेचर के पास बच्चों क्या प्रेजेंट है, फ्रूट्स प्रेजेंट हैं। आप देखो बहुत सारा यहाँ पे मैंने रखा है यहाँ पे, ठीक है, डिफरेंट तरीके से। एप्पल देख सकते हो आप, ग्रेप्स देख सकते हो, ठीक है, पाइनएप्पल देख सकते हो। तो यहाँ नेचर से वो क्या कर सकता है अपने, मतलब डाइट के अंदर ये अमीनो एसिड्स आपके प्रेजेंट होने चाहिए। तो दीज आर कॉल्ड इसेंशियल अमीनो एसिड्स। बात समझ में आ गई, क्लियर है। जो नहीं कर पाएगा वो आपका होगा नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स। चलो यस, देखो आंसर आपको यहाँ पे मिल जाएगा फटाफट से। तो एसेंशियल कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड बाय द ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी प्रोड्यूस नहीं कर सकती है। नॉन एसेंशियल मतलब बेटा कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय द ह्यूमन बॉडी, मतलब जो एसेंशियल है उसके बारे में बात करेंगे तो वो प्रोड्यूस नहीं कर पाएगी ह्यूमन बॉडी। जो इसेंशियल है उसे आप चाहिए, इसेंशियल ज़रूरी है, उसे चाहिए। कहाँ से मिलेगा, नेचर से मिलेगा। ठीक है, डाइट के फॉर्म में फ्रूट्स जो भी आप लेते हो, ठीक है, आप जो भी वेजिटेबल्स लेते हो। और नॉन एसेंशियल क्या है, वो आप प्रोड्यूस ह्यूमन बॉडी ऑलरेडी करेगी। ठीक है, नेक्स्ट होता है सेमी एसेंशियल। सेमी एसेंशियल का मतलब है कि वो करती भी है और नहीं भी करते हैं। ठीक है, दोनों तरीके से है, उसको आप डायरेक्ट ले भी सकते हो या फिर वहाँ ह्यूमन बॉडी भी करती है। तो इसमें पहला आता है बच्चों बैलिन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसिन मैंने बताया था अभी, फिनाइलएलानिन, ठीक है, ये सब बताए थे मैंने। ये सारे के सारे आते हैं आपके एसेंशियल में। नॉन एसेंशियल आपके ये पूरा दे रखा है और सेमी एसेंशियल आपको यहाँ पे दे रखे हैं। बात समझ में आ गई है। चलो अब नेक्स्ट पॉइंट ये है कि अमीनो एसिड्स में ये सब अमीनो एसिड्स कैसे होते हैं। तो अमीनो एसिड्स आर बेसिकली आर कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड इज ए कलरलेस एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। ये इसकी बेटा बेसिकली आपके यहाँ पे प्रॉपर्टी है। और नेक्स्ट मैं बात करूँ ये सॉल्ट के तरीके से बिहेव करते हैं, क्यों, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे ये NH2 के साथ मिल रहा है कार्बन एन एल्काइल पार्ट, वन इज हाइड्रोजन एंड COOH। यहाँ पे H बाहर जाता है तो बच्चों यहाँ पे माइनस, यहाँ पे आपका पॉजिटिव, यहाँ पे NH3 बन जाता है। तो यहाँ पे सॉल्ट की तरीके से, तो अमीनो एसिड्स इज बिहेव एज जस्ट लाइक ए सॉल्ट। जब सॉल्ट है, पोलैरिटी है, तो वाटर मॉलिक्यूल्स साथ सॉल्युबल होंगे और हाई मेल्टिंग पॉइंट या हाई मेल्टिंग सॉलिड्स की प्रॉपर्टी को होल्ड करेंगे। जब ये आयोनिक हैं, जब सॉल्ट हैं, तो मेल्टिंग पॉइंट इनका कैसा होगा, हाई मेल्टिंग सॉलिड्स होंगे। और दिस बिहेवियर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बोथ एसिडिक कार्बोक्सिल ग्रुप एंड बेसिक अमीनो ग्रुप प्रेजेंट इन द सेम मॉलिक्यूल। जो ज्यूटर आयन के बारे में मैंने बात करी थी, ज्यूटर आयन इज बेसिकली डाईपोलर आयन। ग्लाइसिन को छोड़ दो तो ग्लाइसिन बच्चों कैसा है, वो आपका नेचुरली ऑकरिंग अल्फा अमीनो एसिड्स है, ऑप्टिकली एक्टिव होता है। ठीक है, सिर्फ ग्लाइसिन को छोड़ दो, बाकी सबके सब आपके ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। ग्लाइसिन आपको बताया था ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, बिकॉज वहाँ पे जो आपका कार्बन है वो आपका जिसको बोल सकते हैं कैरल सेंटर नहीं प्रेजेंट हो सकता है ना, दो ग्रुप से हाइड्रोजन हाइड्रोजन, तो उसको हम बोल सकते हैं अल्फा कार्बन एटम इज एसिमेट्रिक। ठीक है, तो चलो देखते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। ये आपको समझ में आ रहे होंगे कि इसेंशियल कौन से हैं, नॉन इसेंशियल कौन से हैं। इसको एक याद करने का तरीका था
है ना, वो याद करने का जो लॉजिक है वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, अभी थोड़ा सा और पॉइंट पे बात कर लेते हैं। सिंपलेस्ट अमीनो एसिड्स कौन से है बेटा? ग्लाइसिन। मोस्ट कॉम्प्लेक्स अमीनो एसिड आपका ट्राईफोटोफेन। मतलब यहाँ पे इसका अगर स्ट्रक्चर देखो आप, तो ये कुछ आपका रिप्रेजेंट किया जाएगा। मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाई, इसका सिंबल रहता है बच्चों कैपिटल डब्लू। ठीक है, एंड एब्रीविएशन इज TRP। और इज स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर आपको मैं बताऊँ तो इसमें एक्चुअली आपका जो साइड चेन बेटा इंडोल होता है, ध्यान देना। इसमें साइड चेन जो होता है ना वो आपका होता है इंडोल। ठीक है, इंडोल इज ऑर्गेनिक कंपाउंड एरोमेटिक पार्ट। तो इसके मैं इसको बताऊँ तो ये कैसे बनता है, ध्यान दो। ये आपका NH2 होता है, ये CH होगा, ये COOH होगा। इसके नीचे यहाँ पे एक CH2 ग्रुप आएगा, और इसके नीचे बच्चों कुछ इस तरीके से ध्यान देना, लाइक दिस। यहाँ नाइट्रोजन होगा, यहाँ हाइड्रोजन होगा, ये डबल बॉन्ड रहता है, और इस तरीके से यहाँ पे आपका एरोमेटिक पार्ट रहेगा, लाइक दिस। और इसमें ये डबल बॉन्ड। ठीक है, तो नीचे वाला ये जो पार्ट दिख रहा है दिस इज कॉल्ड इंडोल। तो ये पूरा का पूरा जो मैंने यहाँ पे जो बनाया स्ट्रक्चर, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड ट्राईफोटोफेन। ठीक है, और इसका जो आइसोइलेक्ट्रॉनिक पॉइंट के बारे में बात करूँ तो ये बेटा होता है 5.9 समथिंग, इसका आइसोइलेक्ट्रॉनिक पॉइंट होता है। समझ में आ गया? और इम्यूनो एसिड्स क्या होता है? प्रोलीन। ठीक है, प्रोलीन समझ में आ रहा है? तो प्रोलीन का स्ट्रक्चर मैंने पहले बताया था बेटा, वहाँ पे आपका ये रिंग बन रहा था ना, रिजिड साइक्लिक स्ट्रक्चर बताया था, जिसको प्रोलीन। एक होता है बेटा आपका क्रिस्टीन। ठीक है, तो इसका आपका जो स्ट्रक्चर रहता है, ये तो हम करते हैं रिप्रेजेंट बाई कैपिटल C, एंड इसको हम एब्रीविएशन करते हैं T/R। ठीक है, इस तरीके से। और एक सेकेंड, हम बात कर रहे हैं क्रिस्टीन की ना। क्रिस्टीन में आपका नहीं नहीं नहीं, ये क्रिस्टीन नहीं होगा बच्चों। क्रिस्टीन में तो C आ रहा है, C/S का मतलब ये इसका C/S ही करेंगे इसका एब्रीविएशन। और इसमें जो फंक्शन ग्रुप होता है ना वो होता है थायोल। ठीक है, थायोल होता है इसके पास फंक्शन ग्रुप। मतलब इसमें 1 सेकेंड, कुछ गड़बड़ी तो नहीं हो रही है? ठीक है, 1 सेकेंड। इसमें क्रिस्टीन में आपका CS हो गया, थायोल ही होता है। ठीक है, थायोल का मतलब हो गया SH ग्रुप। हाँ ठीक है, तो इसका देखो एक बार स्ट्रक्चर देख लो आप। ये NH2 हो गया, और यहाँ से CH हो गया, और नीचे आपका थायोल आएगा CH2SH। ठीक है, और बाकी यहाँ पे रहेगा आपका एसिड पार्ट। तो दिस इज कॉल्ड क्रिस्टीन। दिस इज डबल अमीनो एसिड्स। ठीक है, इसको बोलते हैं डबल अमीनो एसिड्स। तो ध्यान दो यहाँ पे। और सबसे पहला आपका जो डिस्कवर होता है अमीनो एसिड, दिस इज कॉल्ड एस्पार्जिन। ठीक है, ये आपका सबसे पहले डिस्कवर हुआ था। ठीक है, इसको हम, अगर आप इसको हम करते हैं रिप्रेजेंट बच्चों कैपिटल N के थ्रू करते हैं रिप्रेजेंट, और इसका जो एब्रीविएशन होता है दिस इज कॉल्ड ASN। ठीक है, और इसका जो स्ट्रक्चर होता है ना वो एक बार मैं आपको बता देता हूँ। इसका जो स्ट्रक्चर आपका है एस्पार्जिन का, इसका स्ट्रक्चर बच्चों रहता है आपका कुछ इस तरीके से। NH2 इस तो कॉमन रहेगा, CH भी कॉमन है, COOH भी फिक्स है। और एस्पार्जिम के अंदर, एस्पार्जिम के बारे में बात कर रहे हैं ना। इसमें आपका बच्चों आ जाता है एक फंक्शनल ग्रुप CH2 एंड C डबल बॉन्ड O एंड NH2। हाँ राइट, ये सही है। तो ये आपका होता है बेसिक इसका स्ट्रक्चर। ठीक है, और अगर मैं बता पाऊँ तो यहाँ पे एमाइड, ये है ना C डबल बॉन्ड O NH2, दिस इज एमाइड। तो यहाँ पे आपको जो फंक्शनल ग्रुप मिलता है वो एमाइड ग्रुप मिलता है। वो वाले में थायोल था ना, यहाँ पे एमाइड मिलता है। उसका आपका 5.4 है, ये आपका इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट है इसका। ठीक, और यहाँ पे ध्यान देना कि आप क्रिस्टलिन प्लस क्रिस्टलाइन, इन दोनों को मिक्स करते तो आप क्रिस्टीन का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, और ये आपको मिलता है ऑक्सीटॉक्सिन के अंदर। ठीक है, ये कुछ बेसिक पॉइंट है, इसको ध्यान रखना, और खासकर नीट के बच्चों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके बाद बच्चों में इंडिविजुअल अमीनो एसिड्स के बारे में बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तो आज इसको यहीं रखते हैं, और बेटा अराउंड 2 to 3 डेज़ में आपका चैप्टर फिनिश हो जाएगा अच्छे से। तब तक वैसे अच्छे से देखो। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।